नमस्कार। कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज के नेक्स्ट वीडियो टॉपिक्स में मैं 2D स्केलिंग के एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ। एप्लीकेशन का मतलब जैसे किसी कंसेप्ट को हम पढ़ते हैं तो हर कोई यही जानना चाहता है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका यूज़ कहाँ है, इसका कहीं यूज़ है, कहीं एप्लीकेशन है तो वो क्या है। तो मैं वन बाय वन एक एक ट्रांसफॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ और उसका एप्लीकेशन भी आपको करके भी दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि ट्रांसलेशन के केस में मैंने एक एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन बना के दिखाया था, उसका भी वीडियो जो होता है आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल रहेगा तो आप उसको देख सकते हैं। जो एप्लीकेशन है अब पर्टिकुलर मैंने 2D स्केलिंग से रिलेटेड इससे पहले जो होता है दो वीडियो मैंने आपको बताया था। एक बेसिक जो 2D स्केलिंग है जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें एक साइड इफेक्ट दिखता है वो बताया। उसके बाद उस साइड इफेक्ट को हटाने के लिए हम आर्बिट्री पॉइंट यानी जो पाइवट पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम जब स्केलिंग करते हैं तो उसका भी वीडियो है। तो सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो लिंक्स है उस पर आप जाइए और उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो जब से अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो उस थ्योरी के बेस पर ही पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। तो मैंने ऑलरेडी 2D स्केलिंग के बारे में बता चुका हूं। अब मैं 2D स्केलिंग का एप्लीकेशन बता रहा हूं। एप्लीकेशन मतलब मैं कुछ एनिमेशन करके आपको दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे फिगर में आपको यहाँ आइकॉन मतलब जो है आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका जो स्क्वायर है वो इंक्रीजिंग फॉर्म में और डिक्रीजिंग फॉर्म में आएगा। तो मैं वही चीज आपको बताऊंगा कि ये एक तरीके से स्केलिंग हो रहा है। स्केलिंग मतलब एक छोटे से स्क्वायर बॉक्स से लेके बड़े बड़े स्क्वायर बॉक्स तक जा रहा है फिर होता है। यानी हम स्केलिंग का जो थ्योरी है, कंसेप्ट है, उसको मैंने एक एनिमेशन इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए, एनिमेशन देने के लिए यूज किया है। तो वही ये वीडियो जो होता है पर्टिकुलर एप्लीकेशन ओरिएंटेड है जो कि 2D स्केलिंग से रिलेटेड है। तो इसका नाम है रेक्टेंगुलर बॉक्स इंक्रीजिंग मोशन। तो वो कैसे होगा उसके लिए सबसे पहले हम लोग बेसिक्स जान लेते हैं। बेसिक्स का मतलब होता है, मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक बॉक्स है, ये हमारा रेफरेंस होगा। यानी यही स्क्वायर बॉक्स जो होता है हम जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे इसका डबल साइज हम यूज करेंगे तो डबल साइज यूज करने से इसका ये बॉक्स आपका हो जाएगा। उसके बाद जो होता है इसका नेक्स्ट साइज हम यूज करेंगे। जैसे मैं एक डिफरेंट कलर ले लेता हूं, एक डिफरेंट कलर में उसका नेक्स्ट जो होता है इसका डबल मतलब उसका ट्रिपल साइज। यानी अगर हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर की बात करेंगे तो इस स्क्वायर बॉक्स का ट्रिपल साइज ये ग्रीन कलर हो गया। सेम एज अगर मैं एक दूसरा कलर लेता हूं और उसमें अप्लाई करता हूं, जैसे मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूं और उसके बाद इसका ट्रिपल के बाद फोर साइज, फोर मतलब जो हमारा बेस जो स्क्वायर बॉक्स है, यानी बेस स्क्वायर बॉक्स मतलब ये वाला स्क्वायर बॉक्स, इस स्क्वायर बॉक्स को अगर हम लेते हैं तो इसका अगर फोर्थ टाइम अगर हम करते हैं तो ये फोर साइज हो गया। उसके बाद अगर हम इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं, अब मैं सेम जो हमारा बॉक्स है इसी बॉक्स के साइज में अगर 5 टाइम्स मैं अप्लाई करता हूं तो ये इस तरह से हमारा इंक्रीज हो जा रहा है। तो देख सकते हैं ये इंक्रीज हो जा रहा है। तो ये जो होता है प्रोसेस हम चलाएंगे। तो इस तरह से मैं अगर इक्वली दोनों तरफ इंक्रीज करता हूं, जैसे कि अगर मतलब एस एक्स यानी एक्स डायरेक्शन पे ट्वाइस ट्वाइस के हिसाब से इंक्रीज करता हूं, जैसे फर्स्ट टाइम ट्वाइस हो, सेकंड टाइम और 2 प्लस होने के बाद यानी 4 टाइम्स, यानी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो, फिर उसके बाद जो होता है और 2 का करने के बाद 6 टाइम। यानी बेसिक जो बेसिक का मतलब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो बेस स्क्वायर बॉक्स है इसका अगर मैं 6 टाइम करता हूं तो बड़ा, इस तरह से मैं क्या करूंगा कि स्केलिंग फैक्टर को इंक्रीज करूंगा। इंक्रीज करते करते ऐड करते क्यूमुलेटिव जो आपका स्केलिंग फैक्टर है उसको मैं अप्लाई करूंगा, बेस जो हमारा स्क्वायर बॉक्स है उसमें अप्लाई करूंगा तो हमको जो फिगर मिलेगा उसको ड्रॉ करूंगा। तो इस तरह से आपको क्या दिखेगा, एक एनिमेशन इफेक्ट दिखेगा कि सर्कल जो होता है सॉरी जो स्क्वायर बॉक्स है वो बड़ा हो रहा है। तो इसी तरह से अगर आप वाई डायरेक्शन को ज्यादा करके एक्स डायरेक्शन को कम करके चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि चौड़ाई में बढ़ रहा है, यानी ऊंचाई में मतलब हाइट में भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ चौड़ाई में ज्यादा बढ़ रहा है। यानी अगर आप ट्वाइस लेते हो और चौड़ाई में थ्राइस लेते हो तो इस तरह से आपका हो जाता है। यानी जैसे 2 4 6 8 ऐसा करके बढ़ाते हो और 3 6 9 12 इस तरह से अगर आप एक्स के डायरेक्शन में बढ़ाते हो तो वो दिखेगा। तो आपको नेक्स्ट में मैं आपको तो मैं आपको रन करके दिखा रहा हूं। देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके का आपका मोशन होगा। यानी एक तरीके से
जो सेंटर में आप देख सकते हो व्हाइट कलर का स्क्वायर बॉक्स है, इसी का ही हम स्केलिंग फैक्टर इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं। एक्स डायरेक्शन पे ज्यादा ले रहे हैं और वाई डायरेक्शन पे कम ले रहे हैं, यानी एक्स डायरेक्शन पे 3 का प्लस करके हम स्केलिंग फैक्टर बढ़ा दे रहे हैं और वाई डायरेक्शन में 2 के प्लस में। तो जिससे क्या हो रहा है कि बेस जो हमारा स्क्वायर बॉक्स है, यानी जो व्हाइट कलर का स्क्वायर बॉक्स है, उसमें हम वो स्केलिंग फैक्टर अप्लाई करते हैं, यानी 3, 6, 9 ऐसे करके हम अप्लाई करते हैं, तो हमको एक अलग अलग साइज का मिलता है और उसको हम ड्रॉ कर देते हैं। सेम एज मैं दूसरा जो है आपको रन करके दिखा रहा हूं, देख सकते हैं ये, यानी सेम प्रोसेस में, यानी सेम प्रोग्राम में मैं सिंपल सा चेंज कर रहा हूं। एक बहुत बारीक सा चीजों को मैं ऐड करूंगा, 2-3 स्टेटमेंट जिसको मैं ऐड करूंगा, जिसके बेस पर ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो होता है रन करता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा वो क्या होगा, कौन सा प्रोग्राम है, क्या है, वो आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए हम कोडिंग की तरफ चलते हैं कि कैसे पॉसिबल होगा, किस तरह से ये काम करेगा। अब हम लोग देखते हैं कोडिंग सेक्शन में। तो कोडिंग सेक्शन में मैं 1 बाय 1 आपको कोड करके दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बताते जाऊँगा उसको ध्यान देंगे। तो जैसे टाइटल आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ 2D स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर बॉक्स मोशन इन सी लैंग्वेज। ठीक है, तो हमने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हैश इंक्लूड करना है। देखिए ये हमको लिखना है इस तरह से। आपका इसका जो मीनिंग है यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि इस फंक्शन का यूज़ क्या है। ग्राफिक्स फंक्शन है ये, ग्राफिक्स के जो फंक्शन है उसके लिए conio.h का यूज होता है। हमारे पास जो getCH फंक्शन है और kvHit फंक्शन है उसके लिए इस्तेमाल के लिए हो गया। उसके बाद जो होता है इंपॉर्टेंट है stdlib फंक्शन जो होता है, हम यहाँ रैंडम कलर का यूज कर रहे हैं, यानी रैंडमली कलर जो होता है जनरेट होगा। तो उसके लिए 2 फंक्शन यूज होता है, रैंडमाइज और रैंडम। उसके लिए stdlib फंक्शन है। उसके बाद हैश इंक्लूड डॉस का हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम जो होता है डिले फंक्शन एक यूज कर रहे हैं एनिमेशन इफेक्ट देने के लिए। वो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर इसको आप अप्लाई नहीं करोगे तो कभी कभी जो सी होता है अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता, यानी फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन आपको करके नहीं दिखाता है। जैसे मेरे साथ हुआ है, मैं इसको हटा दिया था, उसके बाद रन कर रहा था तो रिजल्ट मेरे को सही नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो ये आप जरूर इंक्लूड कीजिएगा math.h, क्योंकि फ्लोट नाम का एक फंक्शन है जो कि हम राउंड ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद एक स्ट्रक्चर हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन करने का क्या कारण है मैं आपको बताते जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो होता है एक पॉइंट मैट्रिक्स जो होता है रिटर्न करना चाहता हूँ, वो भी फंक्शन में। क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स जो होता है मल्टीप्लिकेशन का यूज होता है, तो मल्टीप्लिकेशन कोड जो होता है 3 टाइम्स रिपीट होता है। उसकी वजह से मैं एक मल्टीप्लिकेशन नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो 3 लाइन ऑफ कोड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 टाइम्स यूज हो रहा है, उसको रिड्यूस करने के लिए मैंने फंक्शन में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो फंक्शन में जो फर्स्ट होता है आप देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट ये है, एक्चुअली यहाँ जो मैंने डिक्लेयर किया है ये वन काइंड ऑफ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है, जो सी के कंपाइलर को बताने के लिए कि इसका डेफिनेशन नीचे लास्ट में दिया गया है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसका जो मैट्रिक्स इंपुट हो रहा है वो यहाँ पे जो इंपुट हो रहा है 3x3 जो दिख रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, यानी ये वाला जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो दिया हुआ है वो पॉइंट मैट्रिक्स के लिए दिया हुआ है। फिलहाल मैंने यहाँ पे 2 ही पॉइंट का इस्तेमाल किया है, यानी एक बॉक्स को प्रिंट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए 2 डायगोनल के जो वर्टेक्स है उसका इस्तेमाल किया है, यानी बॉक्स के 2 डायगोनल वर्टेक्स। तो मैं एक लेफ्ट बॉटम वर्टेक्स को इस्तेमाल किया है और राइट टॉप बॉटम को इस्तेमाल। तो इन्हीं 2 कोऑर्डिनेट को लेके मेरे को चलना है, तो इसका मतलब है मुझे सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट से काम है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ मैट्रिक्स जो होता है 3/2 का है, यानी 2 कॉलम मतलब 2 वर्टेक्स यानी 2 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके लिए है आप जैसे जैसे पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स का प्रोटोटाइप है ये आप अलग तरीके से करेंगे, और साथ ही साथ मैं आगे आपको बताते जाऊंगा कि कहाँ पे आपको चेंजेस करने हैं। फिलहाल मेरा 2 पॉइंट से काम है, तो इसलिए मैं अपने मैट्रिक्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए मेरा जो प्रोग्राम है वो कम मेमोरी में काम करे, तो मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब उसी तरह से मैं यहाँ पे मेन फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए ये जो होता है इसका पर्पस भी यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं ये इस तरह से पर्पस है। अब फ्लोट में मैं मैट्रिक्स डिफाइन कर रहा हूँ। 2 मैट्रिक्स है, एक ट्रांसलेशन मैट्रिक्स और एक है स्केलिंग मैट्रिक्स, क्योंकि
इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि क्या होता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा और बता देता हूं इसके बारे में कि ये वाले को समझने के लिए, यानी ये वाले एप्लीकेशन जो मैं बात कर रहा हूं, इस एप्लीकेशन को समझने के लिए मैं ऑलरेडी इसके थोड़ा देर पहले ही बता चुका हूं इसी वीडियो में कि आप जो पुराने जो मेरे वीडियोस है, यानी जो 2D स्केलिंग से रिलेटेड वीडियो है, उसको आप डेफिनेटली देख लीजिए ताकि ये वाला प्रोग्राम आपको समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ जो एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू पाइवट पॉइंट का जो स्केलिंग है, उस कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए मैं बॉक्स में एक मोशन बनाऊंगा आपको। तो वही चीज यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे पी का इस्तेमाल हुआ है पॉइंट मैट्रिक्स के लिए, और टीपी का इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगा क्योंकि जो फंक्शन एक रिटर्न करता है स्ट्रक्चर फॉर्म में, उसको मैं टीपी में स्टोर कर दूंगा, यानी असाइन कर दूंगा ताकि वो मैट्रिक्स फॉर्म में। देखिए मैंने टीक्यू यूज किया है, ये जो टीक्यू है ये रिटर्न करेगा फंक्शन से, उसको मैं कैप्चर करूंगा यहाँ पे टीक्यू के माध्यम से। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन है ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन एक कौन सा रिटर्न करता है, पॉइंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो मैंने डिफाइन किया था। तो ये जो पॉइंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स रिटर्न करेगा उसको मैं टीक्यू में असाइन कर दूंगा। टीक्यू में असाइन करने के बाद इस टीक्यू के वैल्यू को जो होता है मैं टीपी में डायरेक्ट असाइन कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा, ताकि नेक्स्ट कैलकुलेशन में, यानी नेक्स्ट जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो एज ए मैट्रिक्स काम करने लगे। क्योंकि स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर मैं पास करूंगा तो फिर सारे प्रोटोटाइप्स, यानी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो फंक्शन है उसमें अगर हम पैरामीटर पासिंग करेंगे तो फिर स्ट्रक्चर टाइप का लेना पड़ेगा। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक बेस्ड, यानी मैट्रिक्स के फॉर्म में, यानी एरे के फॉर्म में ये इनपुट ले रहा है। तो इसीलिए जो टीक्यू में स्टोर होगा वो स्ट्रक्चर फॉर्म में रहेगा, उसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में टीपी में स्टोर कर दूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं कोड क्या है। देखिए पाइवट पॉइंट मैंने ले लिया पीवीएक्स पीवीवाई, क्योंकि ये पाइवट पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही पूरा का पूरा एप्लीकेशन है। आप देख सकते हैं देखिए आई जे एस एक्स एस वाई मैक्स, ये जो होता है सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट, यानी सेंटर ऑफ द स्क्रीन के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ये जो होता है कलर, रैंडम कलर के लिए मैं एक कलर नाम का ये कर दिया ताकि कलर रैंडमली जनरेट हो और मैं रैंडम वे में आपका। तो ये इनिशियलाइज है आपका, जो ग्राफिक्स का इनिशियलाइजेशन है आप देख सकते हैं, ये आप इस्तेमाल करेंगे ये क्लियर डिवाइस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट जो होता है जो सेंटर ऑफ द स्क्रीन, यानी स्क्रीन के मिड पॉइंट को निकालने के लिए मैं ये इस्तेमाल करूंगा। अब पॉइंट मैट्रिक्स को इनिशियलाइज करूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ रेक्टेंगल फंक्शन का मैं यूज कर रहा हूँ। ये जो रेक्टेंगल फंक्शन की खास बात होती है कि इसमें सिर्फ दो ही पैरामीटर देना पड़ता है, एक होता है एक कॉर्नर और एक का दूसरा कॉर्नर। यानी सेम बॉक्स अगर आप सपोज कर लो स्क्वायर बॉक्स या रेक्टेंगल बॉक्स से प्रिंट करना शो करना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं, तो उस रेक्टेंगल बॉक्स या स्क्वायर बॉक्स का जो होता है कॉर्नर का आप कोऑर्डिनेट दे दीजिए तो ये ड्रॉ कर देगा। तो इसीलिए मेरा सिर्फ यूज हो रहा है दो पॉइंट का, यानी दो वर्टेक्स का यूज हो रहा है, इसीलिए मेरे एरे का जो साइज है वो दो कॉलम बेस्ड है, 3 रो 2 कॉलम्स। तो आपको समझ में आ गया। तो ये रेक्टेंगल फंक्शन स्क्वायर बॉक्स को भी डिस्प्ले कर सकता है और एक तरीके से वो रेक्टेंगल को भी डिस्प्ले करता है। सेम फंक्शन दोनों पर्पस के लिए यूज होता है। तो देखिए पीवीएक्स पीवीवाई यहाँ पे मिड पॉइंट ले लिया है, क्योंकि मैं एक सर्कल जो होता है बीचों बीच से इंक्रीज होते हुए आपको दिखाऊंगा। तो ये पीवीएक्स एंड पीवीवाई मैंने ले लिया है, तो मेरा जो पाइवट पॉइंट है वो मेरा मिड पॉइंट है। अब देखिए बैक ट्रांसलेशन प्रोसेस है, तो इस चीज को मैं आप सीधे सीधे बता रहा हूं। जो बैक ट्रांसलेशन प्रोसेस हो रहा है, तो जिसमें टी एक्स एंड टी वाई जो होता है असाइन हो गया, यानी हम जिस पॉइंट को पाइवट पॉइंट मान रहे हैं, यानी यहाँ पे हमारा पाइवट पॉइंट मिड एक्स मिड वाई जो असाइन हो चुका है, अब उस पॉइंट को मैं रेफरेंस पॉइंट मानते हुए ऑब्जेक्ट को इंक्रीज करते जाऊंगा। तो जब ऑब्जेक्ट इंक्रीज होगा तो तीन प्रोसेस को अप्लाई करेगा, बैक ट्रांसलेशन, स्केलिंग प्रोसेस एंड फॉरवर्ड ट्रांसलेशन। तो बैक ट्रांसलेशन जो होता है वो जो पाइवट पॉइंट की वैल्यू होता है उस हिसाब से उसका बैक ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ पाइवट पॉइंट की वैल्यू जो होता है हमने ट्रांसलेशन फैक्टर जो टी एक्स एंड टी वाई है उसमें स्टोर कर दिया। अब देखिए ये इस तरह से असाइन हो रहा है, तो जब ये बैक ट्रांसलेशन पे असाइन होता है तो देखिए माइनस टी वाई हमने कर दिया, क्योंकि माइनस जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि हम बैक ट्रांसलेशन करते हैं। तो इसलिए देख सकते हैं कि माइनस टी एक्स एंड माइनस टी वाई हम अप्लाई कर रहे हैं। तो आगे देख लेते हैं। इसके बाद जो होता है ये असाइन हो गया।
अब दूसरा जो इनिशियलाइज करेंगे हम स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर यहाँ इनिशियली हम 3 और 2 लेके चल रहे हैं, यानी x का एक्सपेंशन थ्राइस होगा और y का एक्सपेंशन ट्वाइस होगा। यानी हमारा एक बेस स्क्वायर बॉक्स होगा जो मैंने पहले बताया था थोड़ी देर पहले, उस बेस स्क्वायर बॉक्स में हम ये स्केलिंग फैक्टर अप्लाई करेंगे तो जो हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा उसको ड्रॉ करेंगे। तो इसका मतलब है ये स्केलिंग फैक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। 3 के बाद 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा, उसी तरह से 2 के बाद 4 होगा, 6 होगा। तो ये जो स्केलिंग फैक्टर आएगा इसको हम स्केलिंग मैट्रिक्स में स्टोर करते जाएंगे। देखिए ये स्टोर कर रहे हैं हम लोग, जैसे एस स्टोर हुआ, अब एस वाई स्टोर हुआ, ये उसके बाद ये मैट्रिक्स को इनिशियलाइज कर दिया। अब यही मैट्रिक्स जो होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होगा। अब रैंडमाइज हम फंक्शन यूज कर रहे हैं ताकि जो यूनिक कलर है 1 से लेके 15 तक के यूनिक कलर है, यानी वो नंबर जनरेट हो, यूनिकली जनरेट हो, यानी बाद में रिपीट होगा, यानी 15 टाइम्स यूनिकली जनरेट होने के बाद फिर से वापस 1 से लेके 15 रिपीट होगा। तो ये चीज यूनिकली जनरेट हो, इसके लिए हम रैंडमाइज नाम का फंक्शन अप्लाई करते हैं। सो ये रैंडम नंबर के लिए कलर मैंने रैंडम करके असाइन कर दिया, तो फर्स्ट कौन सा कलर आएगा वो हमको भी नहीं पता। जब भी वो रन करता है तो एक नए कलर से रैंडमाइज करके, यानी रैंडम फॉर्म में वो कोई भी कलर लेता है बट यूनिक कलर होता है। यहाँ पे एक KB हिट का यूज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये इनफाइनाइट लूप में चले जाए। जब तक कि हम एक कीबोर्ड में कोई की प्रेस नहीं कर देते तब तक ये लूप चलेगा। तो बैक ट्रांसलेशन के लिए देखिए जो मैंने अभी लिखा है -tx -ty अप्लाई करेंगे और डायरेक्टली p पे अप्लाई करेंगे। आप p पे अप्लाई करने से अब जो हमारा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है वो अब हर बार जो होता है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में दो ही जो एलिमेंट है जहां पे tx एंड ty को स्टोर करते हैं उस चीज को ही हम यूज करेंगे। बाकी जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, सिर्फ tx एंड ty जहां स्टोर होता है उसको। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हर बार ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में चेंजेस किया है, क्योंकि हर बार जो होता है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में वो चेंज होगा। तो देखिए ये हमारा आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूं एक बार कि यहाँ पे जो TQ इस्तेमाल हुआ है, यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में T और P को पास किया मैंने। इनिशियल वैल्यू जो पॉइंट है वो P है और ट्रांसलेशन बैक ट्रांसलेशन अप्लाई किया है। ये मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के बाद एक TQ में एक स्ट्रक्चर फॉर्म में रिटर्न करता है जिसके अंदर एक एरे है, यानी एरे ऑफ पॉइंट जो कैलकुलेशन होने से बाद निकला। अब इस TQ को जो है मैं TP में असाइन करूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो आपको दिख रहा है फॉर लूप, ये उसको काम करने के लिए होता है। ऐसा मैं हर एक स्टेप में करूंगा। इसी तरह से स्केलिंग ऑपरेशन के लिए देखिए मैट्रिक्स को मैं इनिशियलाइज करूंगा, तो स्केलिंग मैट्रिक्स को अप्लाई करने के लिए अब देखो पूरा चीज लिखा गया है कि जो स्केलिंग परफॉर्म होगा वो स्केल्ड, यानी जो ट्रांसलेटेड आपका मैट्रिक्स मिला है, यानी जो अभी टीपी में स्टोर है उसको मैं अप्लाई करूंगा। तो देख सकते हैं कि मैंने फॉर्मूला में लिखा है यहाँ पे कि टीपी वैल्यू एस पे अप्लाई होगा और वापस टीपी में स्टोर कर दूंगा, यानी टीपी हमारे लिए टेम्पररी एरे का काम कर रहा है। अब देखिए मैं ये चेंज कर रहा हूं, अब वापस कैलकुलेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे s के साथ टीपी को पास किया था। पहले वाले में t के में p को पास किया था कि p इज द इनिशियल पॉइंट, लेकिन जब कैलकुलेट होने के बाद टीपी में स्टोर हुआ तो उस टीपी को अब s के साथ यूज कर रहा हूं, फिर टीपी में ही स्टोर करूंगा। तो देखिए tq में आया, tq के बाद जो होता है उसको मैं इस तरह से आपको स्टोर करूंगा। देखिए ये आपको दिखेगा कि मैं टीपी में अगेन स्टोर कर रहा हूं, तो इसका मतलब है टीपी का पुराना वैल्यू जो होता है डिस्कार्ड हो जाएगा, हट जाएगा, अब उसमें नया वैल्यू आ जाएगा। अब ये करंट टीपी हम यूज करेंगे फॉरवर्ड ट्रांसलेशन के लिए। देखिए यहाँ फॉरवर्ड ट्रांसलेशन होगा, इसमें क्या कर रहे हैं tx एंड ty पॉजिटिव लेंगे और सेम मैट्रिक्स को हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए इनिशियली ये जो होता है हम क्या करेंगे, जो दो एलिमेंट है उसी को चेंज करेंगे जिसमें tx वैल्यू एंड ty वैल्यू असाइन होगा। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसके लिए मैं फंक्शन कॉल करूंगा। तो देखिए फंक्शन कॉल होगा, ये आपका ये हो गया कमेंट्स जो बता रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको फंक्शन कॉल करना देखिए TQ में स्टोर हो रहा है और ये कॉल हो रहा है TP को कॉल कर रहा हूँ। तो अगेन यहाँ पे जो T है वो आपका फॉरवर्ड ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। TQ को फिर से TP में स्टोर कर दूंगा। तो देखिए उसके लिए सेम कोड को मैं अगेन अप्लाई करूंगा। देख सकते हैं सेम कोड मैं बार बार अप्लाई कर रहा हूं। तो इस जैसे कि लाइन ऑफ कोड, यानी ये जो ट्रांसफर करने वाले वैल्यू है कि TQ से TP में स्टोर करना है, तो देखिए ये सेम लाइन ऑफ कोड जो होता है रिपीट हो रहा है और सेम टाइप के है। तो आप ये काम कर सकते हैं कि कोड को और थोड़ा ऑप्टिमाइज करने के लिए, कोड के नंबर ऑफ लाइंस को रिड्यूस करने के लिए आप जो है इसके लिए अलग से फंक्शन बना दीजिए जिसमें कि दोनों पैरामीटर को पास
पास कर दीजिए, यानी दोनों जो आपके वैल्यूज है पास कर दीजिए, वो आपको स्टोर करके आपको रिटर्न कर देगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, उसको थोड़ा सा अच्छे से आपको समझ के बनाना पड़ेगा। अदरवाइज आप रिपीटेड लाइन यूज कर सकते हैं। देखिए सेट कलर से मैंने जो हमारा स्केल हो गया ऑब्जेक्ट, यानी बैक ट्रांसलेशन, स्केलिंग और फॉरवर्ड ट्रांसलेशन करने के बाद एक्चुअल पोजीशन में स्केल्ड होने के बाद वो जाके वापस अपने पोजीशन पे स्केलिंग वर्जन दिखेगा उसको, तो उसको ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए सेम रेक्टेंगल फंक्शन यूज किया। पहले मैंने उसको शुरुआत जो किया था इनिशियल जो पी से किया था, अब ये जो होता है टीपी ही यूज होगा, क्योंकि ये लूप के अंदर टीपी का इस्तेमाल हो रहा है। टीपी में करंट वैल्यू हमारे पास है जो मॉडिफाई होके आया है। अब देखिए ये एनिमेशन है, आपको एक एनिमेशन के लिए ये डिले फंक्शन यूज किया है। आप डिले फंक्शन यूज करने के बाद अब आ जाता है कि नेक्स्ट जो हमारा रैंडम कलर है वो क्या होगा। उसके लिए मैंने अगेन रैंडम नाम का जो फंक्शन है उसको कॉल किया है और कलर में स्टोर किया है। नेक्स्ट वैल्यू यूनिक करेगा। मैं ये चाहता हूं कि जो मेरा बैकग्राउंड है उस कलर का जनरेट ना हो, अगर जनरेट होता है तो हटा दे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि मेरा बैकग्राउंड जो होता है ब्लैक कलर में है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर कलर ब्लैक जनरेट हो तो वो उसको लेके वो प्रिंट ना करे, यानी उसको लेके कोई डिस्प्ले ना हो। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे 0 आता है उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो को एक नेक्स्ट वैल्यू मिल जाता है। तो एक्सेप्ट ब्लैक कलर जैसे मैंने लिया। अब स्केलिंग फैक्टर जो होता है वो मैं एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के लिए प्लस कर रहा हूं। अब उसके बाद जो होता है मैं एक कॉमन वे में चल रहा हूं कि अगर एसएक्स की वैल्यू 33 पहुंच जाता है, मैंने एक प्रैक्टिकल करके देखा, क्योंकि नहीं तो फिर स्क्रीन के बाहर चले जाएगा, तो उससे अच्छा है कि स्क्रीन के अंदर ही आपका एनिमेशन दिखे। तो 33 जैसे ही होता है एसएक्स की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी और एसवाई जो होता है अगेन 2 से वापस स्टार्ट होगा। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है रिपीट होते जाएगा और ये तब तक चलेगा जब तक हम कीबोर्ड नहीं करेंगे। जैसे ही कीबोर्ड प्रेस होता है गेट सीएच में आपका स्क्रीन रुकेगा, आप पूरे ग्राफिक्स मोड को क्लोज करते हुए खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया मेन फंक्शन। अब जाते हैं हम लोग कि हमारा जो फंक्शन था, यानी हमने जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बनाया था उसको ड्रॉ करते हैं। तो ये है उसका कमेंट्स, मतलब कमेंट्स में लिखा गया है कि पर्पस क्या है फंक्शन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, जिसमें स्ट्रक्चर रिटर्न होता है, यानी पॉइंट टाइप जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया है। अब ये फंक्शन का नाम देखिए, ये अब देखिए टीएम मैंने लिया है। टीएम नाम लेने के पीछे यही रीजन है कि ये जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, उसका शॉर्ट फॉर्म मैंने टीएम ले लिया। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो होता है वो 3x3 का ही होता है, चाहे ट्रांसलेशन लीजिए, चाहे स्केलिंग लीजिए, चाहे रोटेशन, चाहे रिफ्लेक्शन, कोई भी आप ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लीजिए, सब में जो मैट्रिक्स का साइज होता है 3x3 होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पहला वाला है और वो फ्लोट टाइप ले लिया है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इसी पर्टिकुलर फंक्शन को आप स्केलिंग के लिए यानी डेसिमल वैल्यूज के लिए, और अगर आप रोटेशन पे जाते हो तो डेफिनेटली वहाँ डेसिमल वैल्यू मिलेगा, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा का यूज होता है। तो इसीलिए मैंने इसको एक कॉमन फॉर्मेट में ले लिया है और पॉइंट वैल्यू हमेशा जो होता है इंटीजर फॉर्म में आपको मिलेगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 पॉइंट का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये कॉलम में 2 दिख रहा है। आप अगर 4, 5, 6 पॉलीगॉन को यूज करना चाहते हो तो यहाँ आप उसे अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो होता है फ्लोट सम, जो इंटरमीडिएट रिजल्ट के लिए स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन कर दिया। आई जे के जो होता है इसके लिए यूज हो रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होगा। अब देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोग्राम है वो मैं लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए 0 to 2 लिया है, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स होता है तो 2 ही लिया है। जे की वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 लिया हूँ, जे इज लेस देन 1, क्योंकि 2 ही वैल्यू है, 0 एंड 1 आएगा। आप अगर उसको बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर आपका बढ़ता है तो यहाँ पे जे की वैल्यू 1 की जगह आपको चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट है उसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए यहाँ खास बात है फ्लोर का यूज हुआ। ये फ्लोर जो होता है math.h में डिफाइन होता है। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं हैज इंक्लूड में, तो फिर ये अनप्रेडिक्टेबल आंसर आता है, आपको वैल्यू सही नहीं मिलेगा। तो देखिए रिटर्न हो रहा है, तो एक तरीके से मैं स्ट्रक्चर को एज ए रिटर्न कर रहा हूं। अब आपके पास एक सवाल हो सकता है कि मैं स्ट्रक्चर को एज ए क्यों रिटर्न कर रहा हूं, एरे कैसे रिटर्न नहीं हो सकता है। तो एक चीज आप अगर कंसेप्ट पढ़ते हैं सी में, अगर आप पढ़ते हैं तो सी में हमेशा रिटर्न जो होता है वो एक ही वैल्यू रिटर्न होता है। आप एक्सेप्ट बहुत सारे वैल्यू कर सकते हैं, जैसे कि पैरामीटर में आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो मल्टीपल यानी एरे एक्सेप्ट हो सकता है, सब कुछ एक्सेप्ट, बट रिटर्न एरे नहीं कर सकते। हाँ, आप एरे रिटर्न कर सकते हैं, एज ए पॉइंटर रिटर्न कर सकते हैं, यानी एरे का जो बेस एड्रेस है उसको अगर आप रिटर्न कर देते हैं तो उसके बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वो अगर आप यहां मैं यूज करके अगर आपको दिखाता तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मेरा जो मेन मोटिव है कि मैं एक एनिमेशन दिखाऊं,
वो पर्पस यहाँ पे सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि आप जो होता है उस पर्टिकुलर पोर्शन पे चले जाते हैं, तो जिसके कारण से आपको जो होता है थोड़ा परेशानी होता है समझने में, तो इसलिए आप उसको भूल जाइए। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मुझे एक सिंगल वेरिएबल रिटर्न करना है, तो क्यों ना मैं स्ट्रक्चर रिटर्न कर देता हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर मैं कोई भी चीज डिफाइन करूँ, लेकिन वो एक जब मैं उसका डिक्लेयर करता हूँ तो एक वेरिएबल की तरह ही काम करता है, तो उसको मैं रिटर्न कर सकता हूँ, क्योंकि फंक्शन में हमेशा सिंगल वेरिएबल ही रिटर्न हो सकता है। तो मैंने स्ट्रक्चर के फॉर्म में एरे को रिटर्न कर दिया। अब वो एरे को मैंने आपको बताया थोड़ा देर पहले कि किस तरह से मैंने फिर वापस एरे में रिटर्न कर दिया। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर एरे है, तो मैं स्ट्रक्चर को रिटर्न कर रहा हूं एज ए वेरिएबल, और फिर उस स्ट्रक्चर से डेटा को वापस जो होता है मैं एरे में ट्रांसफर करके अप्लाई कर रहा हूं, तो ज्यादा हमारे लिए हार्ड नहीं पड़ रहा है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कोड। तो आपने देखा कि मेन फंक्शन कैसे होता है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो सब फंक्शन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, उसका इस्तेमाल क्यों किया। एक नया चीज आपको जानने मिला। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो सेम लाइन ऑफ कोड जो होता है आपको 3 बार लिखना पड़ेगा, तो लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो इसको मैं अब आपको रन करके दिखाता हूं। तो रन करके जब मैं आपको दिखाऊंगा तो देखिए आपको एक इफेक्ट दिखेगा। देखिए आपको ये दिख रहा है, आपको एक मूविंग करते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा इफेक्ट है, यानी इतने से नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड आपने लिखा है पर्टिकुलर एक छोटे से प्रोग्राम को बताने के लिए, छोटे से एप्लीकेशन को बताने के लिए कि 2D स्केलिंग का कैसे रोल होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो मल्टीपल बॉक्स दिख रहा है उसकी जगह आपको सिंगल बॉक्स देखना है। सिंगल बॉक्स मतलब हमें एट अ टाइम एक ही बॉक्स दिखेगा, बाकी बॉक्स नहीं दिखेंगे। तो इसके लिए आपके पास एक बहुत सिंपल सा कोड है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बेसिक सा कोड है। आप कुछ नहीं करना है, इन 2 लाइन को कॉपी कीजिए, यानी शिफ्ट के मतलब कॉपी करने का तरीका कंट्रोल इंसर्ट आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद ये जो डिले फंक्शन आपको दिख रहा है इसके जस्ट नीचे इसको लिख दीजिए, और कलर जहां लिखा हुआ है उस कलर को आप जो होता है ब्लैक कर दीजिए। बस देखिए आपका एनिमेशन इफेक्ट और अच्छा हो जाएगा, जिसमें जो मैंने बोला कि एट ए टाइम सिंगल बॉक्स आपको दिखेगा वो आपको नजर आएगा। देखिए तो दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब है जो बीच में जो रेफरेंस बॉक्स है वो मैंने कुछ नहीं किया, वो एज इट इज है। बाकी जो रेफरेंस के हिसाब से स्केलिंग फैक्टर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वो स्केलिंग फैक्टर डायरेक्टली वो रेफरेंस बॉक्स में अप्लाई हो रहा है और नया बॉक्स ड्रॉ हो रहा है। तो देख सकते हैं कि आप ये एक एनिमेशन इफेक्ट है, आप किस तरह से इसको कर सकते हैं। तो इसको आप रिवर्स ऑर्डर में भी चला सकते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत सोच करना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा कि एक बार इंक्रीज हो थोड़ी देर बाद डिक्रीज हो, तो उसके लिए लाइन ऑफ कोड में थोड़ा सा इंक्रीजिंग हो जाएगा आपका लाइन ऑफ कोड, लेकिन ये काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर ये वाला टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आया है कि 2D स्केलिंग का एप्लीकेशन कैसे हो सकता है, जो मैंने आपको बताया कि एक एनिमेशन में कर सकते हैं, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितना अगर आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे उससे एप्रिसिएशन मिलता है, ताकि मैं नया कुछ मॉडिफाई कर सकूं। अगर आपके पास कोई ऐसा चीज़ है कि कमेंट्स के माध्यम से मुझे पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं उस पर्टिकुलर पे काम करके आपको उसके वीडियो भी बना के आपको अपलोड करूंगा। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर